हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे आने वाले शिफ्टों के लिए। जिस तरह साथियों एसएससी ने एमटीएस का पूरा पैटर्न बदल दिया है, आज की इस सेशन में साथियों बदले हुए पैटर्न पे हम लोग जीके प्लस इंग्लिश के टॉप 50 क्वेश्चन हल करने वाले हैं। याद रखिएगा साथी, जिनका भी एग्जाम आने वाले शिफ्टों में होने वाला है तो ये सेशन उनके लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि साथी तीसरा वीक से एसएससी एमटीएस का जीके हो या इंग्लिश को पूरा पैटर्न बदल दिया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साथी मैथ और रीजनिंग की। यदि आपका बेसिक क्लियर है मैथ में और रीजनिंग में क्लियर है तो साथी आपको क्वालिफाइंग करने से कोई नहीं रोक सकता। एकदम इजी सवाल आ रहे हैं, बस आपको पूरा फार्मूला याद रहे तो आप काफ़ी अच्छे से करेंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे बड़ी बात है जीके में, जो कि साथियों 25 क्वेश्चन जीके में आ रहे हैं, उसमें से 25 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन साथियों प्रीवियस ईयर के 15 क्वेश्चन डायरेक्ट सेम टू सेम पूछे जा रहे हैं। प्लस आपका जो 10 क्वेश्चन बन रहे हैं ना, वो थोड़ा साथियों हार्ड लेवल का सवाल बनाया जा रहा है। हार्ड लेवल की तो नहीं कर सकते, थोड़ा सा डीप सवाल पूछा जा रहा है। जैसे कोई टॉपिक है तो पूरा टॉपिक से अंदर से सवाल पूछा जा रहा है, थ्योरी से सवाल पूछा जा रहा है। तो आज की सेशन में वही हम कवर करेंगे। और हम बात कर लेते हैं इंग्लिश का। यदि इंग्लिश का आपका साथियों प्रीवियस ईयर के सवाल कंप्लीट है ना, तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं इंग्लिश में भी। तो जैसा कि मोस्ट वेटेज के सवाल आपके पेपर में बन रहे हैं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली सवाल बन रहे हैं आपके पेपर में, तो आज की सेशन में वही सवाल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके दोस्त, तो चलिए एक नई सुबह एक नई शुरुआत करते हैं एग्जाम पूरा बदले हुए पैटर्न पे, जो कि साथ हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे। सही करने के लिए आप यहाँ देख सकते हैं 50 में से 50 दिया जा रहा है आपको। याद रखिएगा साथियों, क्योंकि अब केवल निर्धारित समय है हमारे पास एग्जामों के लिए तैयारी कर लें, जिनका अब एग्जाम अक्टूबर के महीने में या नवंबर के महीने में एग्जाम है। बिल्कुल साथी, तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। डेली क्लास की टाइमिंग हमारी सुबह 8 बजे रहती है और शाम को 6:30 बजे रहती है। टेलीग्राम ग्रुप साथियों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, टारगेट विथ विवेक के नाम से, आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए दो सेशन को स्टार्ट करते हैं और लास्ट में आपसे भी कितना स्कोर बनेगा ये जरूर बताइएगा साथी। और सवाल का लेवल आप देखिएगा ना तो आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, ये तो बात जरूरी है आपके लिए। देखिए दोस्त, पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को मंगल वाद्य के नाम से भी जाना जाता है? तो साथी किस वाद्य यंत्र को मंगल वाद्य के नाम से भी जाना जाता है? याद रखिए तो शहनाई को। तो पहले का हम लोग का ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ध्यान देंगे साथियों, जिनका भी एग्जाम हो चुका है वो पूरा एनालिसिस कर रहे हैं कि किस तरह का सवाल पेपर में बन रहा है। और काफ़ी दोस्तों से बात हुई, मैंने खुद भी एग्जाम दिया था कि किस तरह का सवाल बन रहे हैं। लेकिन तीसरा सप्ताह का जब से 14 तारीख से स्टार्ट हुआ ना, 14, 15, 16, 17, 18, ये 5 दिनों में यार जीके जीएस का पूरा पैटर्न ही बदल दिया। काफ़ी कुछ शिफ्ट में इजी और कुछ शिफ्ट में थोड़ा सा हार्ड लेवल के सवाल पूछे जा रहे हैं। देखिए सेकंड नंबर, डैश घराने से एक विशिष्ट शैली ध्रुपद शैली जुड़ी हुई है। तो साथ ही किस घराने से एक विशिष्ट शैली यानी ध्रुपद शैली जुड़ी हुई है? तो विष्णुपुर जुड़ी हुई है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए थर्ड क्या दिया है, बी बलसारा निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो साथी जो बी बलसारा है ये याद रखिएगा पियानो वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 4 क्या दिया है साथी, तराना गायक पंडित रतन मोहन शर्मा किस घराने से संबंधित रखते हैं? तो साथी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा के लिए। तो जो तराना गायक थे पंडित रतन मोहन शर्मा, ये साथी मेवाती घराना से संबंधित हैं। तो ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 5। और इंग्लिश के साथ पूरा डीप सवाल हम देखेंगे, हर एक क्वेश्चन का हर एक ऑप्शन को बिल्कुल अच्छे से साथियों क्वालिफाइंग के तहत हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो भी सवाल हमें नहीं आएगा ना, हम उसे इलिमिनेट भी करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल आपको तरीका हम बताएंगे साथी। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, उस्ताद अलादिया खान हिंदुस्तानी संगीत के किस घराने से ताल्लुक़ रखते हैं? तो उस्ताद अलादिया खान हिंदुस्तानी संगीत के, याद रखिएगा मेरे भाई, वो जयपुर घराना से ताल्लुक़ रखते हैं। तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। और लास्ट में आप सभी का 50 क्वेश्चनों में से कितना स्कोर बनेगा ये जरूर बताइएगा आप लोग, और आपका किस डेट को एग्जाम ये जरूर हमें बता दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 1977 में पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध संगीतकार अन्नपूर्णा देवी निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित थी? भाई ये तो एसएससी का फेवरेट सवाल बन रहा है इस साल। 1977, 2018, 2014, 2002 या 2000 में इस तरह के जो सवाल पद्म विभूषण हो या पद्म भूषण सम्मानित व्यक्तियों से सवाल पूछा जा रहा है। तो 1977 में जो पद्म भूषण सम्मानित प्रसिद्ध संगीतकार अन्नपूर्णा देवी थी, वो साथी याद रखिएगा सुरबहार वाद्य यंत्र से संबंधित थी। तो ऑप्शन यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 7 क्या दिया है,
1987 में विश्व खाद्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कौन थे? बताइए साथी, 1987 में विश्व खाद्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो साथी MS स्वामीनाथन जी थे। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 क्या दिया है, निम्नलिखित में से किसने तुगलकाबाद शहर की स्थापना की थी? भाई 4-4 सवाल अब आपके हिस्ट्री से सवाल पूछे जा रहे हैं। पहले दूसरे सप्ताह में केवल 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे अधिक कवर करा था स्टैटिक जीके, लेकिन अब स्टैटिक जीके भाई कुछ कम कर दिया गया है, याद रखिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो किसने तुगलकाबाद शहर की स्थापना की थी? तो साथी गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 क्या दिया है, बीदर किला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बीदर किला साथी कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? यहाँ से बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 10 क्या दिया है, रिचर्ड वेलेस्ली का भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्यकाल कब से लेकर कब तक था? तो जो रिचर्ड वेलेस्ली था साथी, इसका भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्यकाल लगभग साथी 1798 से लेकर 1805 के बीच में रहा था, यानी 7 से 8 वर्षों का इसका कार्यकाल रहा था भारत में रिचर्ड वेलेस्ली का। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ सबका? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 क्या दिया है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में तीसरी सबसे कम साक्षरता दर है? देखिए अभी तक दूसरी तीसरी सवाल आपके पेपर में नहीं आया इस तरह का जनगणना से रिलेटेड। तो साथी जो जनगणना 2011 रिपोर्ट के अनुसार तीसरी सबसे कम साक्षरता दर है वो साथी राजस्थान राज्य का है। याद रखिएगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। यदि आपके पेपर में पूछा कि 2011 महिला साक्षरता दर में सबसे कम राज्य कौन है, तो राजस्थान है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 क्या दिया साथी, सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो साथी 1960 ईस्वी में हुई थी। तो यहाँ से सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। उम्मीद करूँगा दोस्तों आपको हर एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छे समझ में आ रहे होंगे और आप थोड़ा सा क्वेश्चन एनालिसिस कर रहे होंगे। बिल्कुल सही, ऐसा ही सवाल पूछे जा रहे हैं। यदि आप पेपर का एनालिसिस कर रहे होंगे डेली का डेली, तो भाई देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपको साथी यदि पेपर का एनालिसिस नहीं मिल पा रहा है तो जैसा हम सवाल कर रहे हैं तो बिल्कुल वही पैटर्न में सवाल आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो राजश्री सिरके को कथक में उनकी उत्कृष्टता के लिए 2013 का कौन सा प्रतिष्ठित नृत्य पुरस्कार दिया गया? तो राजश्री सिरके को कथक में उनकी उत्कृष्टता के लिए जो 2013 का प्रतिष्ठित नृत्य पुरस्कार दिया गया था वो साथी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन है आपका यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 14 क्या दिया है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य के साथ लोक नृत्य लेजिम संबंधित है? तो बताइए किस भारतीय राज्य के साथ लोक नृत्य लेजिम संबंधित है? तो साथी ये महाराष्ट्र राज्य से है। तो यहाँ से ऑप्शन है क्या बनेगा आपका? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 15 क्या दिया है, हैजा रोग किसके कारण होता है? तो हैजा रोग साथी याद रखिएगा जीवाणु कारण होते हैं। तो ऑप्शन है क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 16 क्या दिया है, भारत के एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र कार्यक्रम का नाम क्या है? तो भारत के एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र जो कार्यक्रम है तो साथी इसका नाम मिशन ईशान है, मिशन ईशान। ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा साथी आपका? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 17, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है साथी, याद रखिएगा। ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 18 क्या दिया है, निम्नलिखित में से किसे लोकहितवादी के नाम से जाना जाता था? तो किसे लोकहितवादी के नाम से जाना जाता था बताइए। जब हम सवाल पढ़ रहे हैं तो साथी आपका राइट ऑप्शन आ जाना चाहिए। तो गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है लोकहितवाद के नाम से। ऑप्शन सी यहाँ से क्या हो रहा है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ध्यान देंगे साथी जिनका भी एग्जाम है साथी, जो भी आप साथी टॉपिक पढ़ रहे हो ना तो उसका पूरा टॉपिक क्लियर कीजिएगा। जैसे कि आप कोई नृत्य से संबंधित पढ़ें तो नृत्य में तो कोई एक व्यक्ति है नहीं, तो जितने भी मतलब आपकी कोई वाद्य यंत्र से संबंधित पढ़ें तो जितने भी उस वाद्य यंत्र से संबंधित व्यक्ति तो पूरा पढ़िएगा, क्योंकि बीच बीच में सवाल पूछ रहा है। यदि आप कोई घराना सवाल पूछ रहे हैं यानी आप बनारस घराने सवाल पढ़ रहे हैं तो बनारस घराने में जितने भी संबंधित व्यक्ति हैं ना उनको पूरा याद कर लीजिए अपने मनोमस्तिष्क में, क्योंकि वही बीच बीच में से सवाल MTS उठा दे रहा है पेपर में।
कैलाश पर्वत श्रृंखला के तिब्बती क्षेत्र में बोखर चू के निकट हिमनद किस नदी का स्रोत है? तो कैलाश पर्वत श्रृंखला के तिब्बती क्षेत्र में जो बोखर चू के निकट हिमनद है, ये साथी सिंधु नदी का स्रोत है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 20 क्या दिया आपके स्क्रीन पर, जब निर्यात आयात से अधिक हो जाता है तो क्या होता है? जब जो निर्यात है यानी साथी जो निर्यात होता है ना आयात से अधिक हो जाता है तो याद रखिए तो व्यापार अधिशेष हो जाता है। तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 21 क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी पीटी उषा की आत्मकथा है? आपके पेपर में पूछता है ना कि गोल्डन गर्ल ये किसकी आत्मकथा है? तो याद रखिए पीटी उषा जी की है गोल्डन गर्ल साथी। तो यहाँ से ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या आप हमें बता सकते हैं साथी प्लेइंग इट माई वे किसकी है? द रेस टू माई लाइफ किसकी है? सनी डेज तो आप बता सकते हैं किसकी है साथियों? क्या तीनों कोई बता सकते? काफ़ी जिस वाला काफ़ी फेमस भी सवाल है ये तीनों। प्लेइंग इट माई वे, चलिए हम ऑप्शन दे रहे हैं, चारों ऑप्शन में किसी न किसी को है। देखिए कपिल देव, सचिन तेंदुलकर साथी, या सुनील गावस्कर, या साथी आपका मान लीजिए उसेन बोल्ट ले लीजिए एक ऑप्शन, और एक आप युवराज सिंह ले लीजिए। चलिए आप लोग इन्हीं 5 ऑप्शन में तीनों है ये बताइए कमेंट बॉक्स में हमें। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं साथी, क्वेश्चन नंबर देखिए 22 क्या दिया है दोस्त, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व सूचीबद्ध हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो साथी तत्व सूचीबद्ध है वो 118 118 है साथी। तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 23 क्या दिया है, भारत के किस राज्य में स्थानांतरित खेती को ब्रिंगा के नाम से जाना जाता है? तो साथी किस राज्य में? वो भी भारत में स्थानांतरित खेती को ब्रिंगा नाम से जाना जाता है। तो साथी याद रखिए उड़ीसा राज्य में है ऐसा। तो यहाँ से सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 24 क्या दिया है, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में 2 संतति केंद्रकों के बीच फ्रागोमोप्लास्ट का निर्माण होता है। तो साथी बताइए कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में 2 संतति केंद्रों के बीच जो फ्रागमोप्लास्ट का निर्माण होता है ये साथी आपका साइटोकाइनेसिस होता है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे, साइटोकाइनेसिस याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर आपका क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 25 नंबर का क्या दिया है, भारत के नामपत्र कार्यकारी प्राधिकारी यानी नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कौन होता है? तो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो होता है वो साथी हमारे देश के राष्ट्रपति साहब होते हैं। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। क्या आप हमें बता सकते हैं साथी जो कि वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं ये किस क्रम की हैं? क्या बता सकते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में किस नंबर की हैं? नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 26 क्या दिया साथी, दक्षिण चीन सागर निम्नलिखित में से किस महासागर का हिस्सा है? तो दक्षिण चीन सागर महासागर ये साथी किसका हिस्सा है? तो दोस्त याद रखिएगा आप लोग ये प्रशांत महासागर का है। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 27, भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा द्विवेही है? तो भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा द्विवेही है? तो साथी ये मालदीव की है। तो यहाँ से ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 28 क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार पंचमदा के नाम से लोकप्रिय है? तो बताइए कौन सा संगीतकार पंचमदा के नाम से लोकप्रिय है? तो साथी R.D. बर्मन है, याद रखिएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? यहाँ से बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। अब साथियों हम लोग का लक्ष्य केवल एक ही रहेगा कि कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन हल करने का ये रहेगा, याद रखिए क्योंकि समय हमारे पास नहीं है। रिविजन अधिक से अधिक करने का प्रयास कीजिएगा खुद से, सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी, याद रखिएगा। निवल राष्ट्रीय उत्पाद यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट की गणना कैसे की जाती है? भाई देख रहे हो ना इस तरह का सवाल आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट की गणना कैसे की जाती है? तो NNP बराबर साथियों GNP माइनस मूल्यह्रास के द्वारा, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट बराबर आपका साथियों GNP माइनस मूल्यह्रास। तो ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा साथी आपका? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 30 क्या दिया है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? वैसे तो आप देखेंगे कर्क रेखा कितने राज्य से होकर नहीं गुजरती है। अब ये सवाल बताइए कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो साथ ही उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे।
नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्त 31 क्या दिया है, कौन सा देश 2019 का आईसीसी क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किया था। तो साथी जो देखिए देश वर्ल्ड कप का मेजबानी करता है वो जीत जाता है, लेकिन ऐसा 2023 वाला नहीं हुआ, क्योंकि भारत ने 2023 का वर्ल्ड कप का मेजबानी किया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा दिया था। सबसे अधिक रन विराट कोहली ने बनाया था, सबसे अधिक विकेट लिया था मोहम्मद शमी ने लिया था, जो कि लेकिन यहाँ हमसे 2019 का पूछा है। तो 2019 में साथियों इंग्लैंड से हुआ था, याद रखिएगा। इंग्लैंड और किसके बीच हुआ था, न्यूजीलैंड। जो सुपर ओवर मैच हुआ था याद रखिएगा, इंग्लैंड ने जीत लिया, तो दोबारा सुपर ओवर हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्त नेक्स्ट नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, किस किला को ग्रीको बुद्धिस्ट कला के रूप में भी जाना जाता है। तो साथी किस किला को ग्रीको बुद्धिस्ट कला के रूप में भी जाना जाता है, तो साथी याद रखिए गंधार कला को। तो यहाँ से ऑप्शन है, यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग का, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 33 क्या दिया है, ए बेंड इन द रिवर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। अ बेंड इन द रिवर नामक पुस्तक के लेखक की बात करें तो सती BS नायपॉल हैं। तो यहाँ से ऑप्शन है क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 34 क्या दिया है, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा निम्नलिखित में किस पर आधारित है। तो साथी भारतीय संविधान में जो न्यायिक समीक्षा है ये याद रखिए साथी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर आधारित है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर आधारित है। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 35, प्रधानमंत्री प्रणाम यानी PM प्रणाम योजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। तो बताइए PM प्रणाम योजना ये किस क्षेत्र से संबंधित है। तो साथी ये रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम करने से संबंधित है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 36 और देखिए इंग्लिश के वही क्वेश्चन करेंगे साथी जो आपके पेपर में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। याद रखिए पूरा साथियों सबसे अधिक हम सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वैकब, इडियम कवर करने का प्रयास करेंगे। करेक्ट जैसे 36 देखिए, चूज द वर्ड विच करेक्ट स्पेलिंग। तो ग्रूअल, स्टूफाइड, डिस्परेड और वरैकस, तो इनमें से कौन सा साथियों करेक्ट स्पेलिंग वर्ड है। देखिए साथी यहाँ पे ग्रूवल तो बिल्कुल राइट है। स्टूफिड, स्टूफिड का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई कंफ्यूज होता है, शॉक, बहुत सुन्न, स्तब्ध, तो इसको क्या बोलते हैं, स्टूफिड। लेकिन इसका साथ ही क्या है, राइट करेक्ट स्पेलिंग क्या है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ग्रूवल आपका रॉन्ग है, याद रखिए इसलिए। डिस्परेट भी रॉन्ग है, वरैकस भी रॉन्ग है। केवल साथी स्टूफिड आपका राइट है, जिस माने आपका कंफ्यूज होता है, शॉक होता है, जिसे आप लोग बोलते हैं ना बहुत सुन्न हो जाता है, स्तब्ध हो जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, स्टूफिड बोलते हैं। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 37 क्या दिया है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है सदी, पर्यायवाची होता है, याद रखिए आप लोग। तो हैम्पर का पर्यायवाची क्या, हैम्पर मतलब क्या होता है सदी, एक प्रकार का टोकरी बोल सकते हैं आप लोग, टोकरी या डलिया या टोकरा, जैसे हम लोग गांव में टोकरी, डलिया, टोकरा बोलते हैं ना, तो इसको क्या बोलते हैं, हैम्पर बोलते हैं साथी। तो हैम्पर मतलब क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स बिल्कुल सेम मीनिंग बताना आपको। तो साथी इनकरेज मतलब क्या हो जाएगा आपका, प्रोत्साहित करना होता है। कर्व, कर्व माने साथियों यहाँ से आपका बिल्कुल राइट हो सकता है, क्योंकि साथी याद रखिए कर्व माने ही क्या होता है, नियंत्रण होता है, किसी चीज़ को नियंत्रण करना या निष्पक्ष। और साथियों यदि आपसे यही पूछ दिया कि और बताइए हैम्पर का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, तो क्लॉ होगा, पेटर होगा, मोनाइकल होगा, साइकिल होगा। तो याद रहे। और स्नैच का मतलब क्या होता है, एक प्रकार का साथी झटक से क्या करना, झटक से पकड़ना, बहुत जल्दी पकड़ना, छीनना किसी चीज़ को। और डेजिस्ट मतलब क्या होता है, रोकना होता है। तो यहाँ पे हमसे हैम्पर का सिनोनिम्स पूछा है तो कर्व होगा साथी, याद रखिएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई आपका, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 38 क्या दिया है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। बीसीच, बीसीच का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ से, प्रार्थना करना साथियों, विनती करना, अनुनय करना। जैसे आप लोग करने किसी चीज़ के लिए प्रार्थना करते हैं या आप साथी क्या करते हैं, अनुनय करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, बीसीच बोलते हैं। तो उसके मतलब एंटोनिम मतलब जस्ट अपोजिट वर्ड बताना है साथी, याद रखिएगा। अब इंट्रीट मतलब क्या होता है, इंट्रीट मतलब होता है तो विनती करना ही होता है। और एडज्योर मतलब जैसे कि शपथ लेकर कहना, कोई चीज़ शपथ कोई लेता है तो कुछ बोलता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, एडज्योर बोलते हैं। और पेटिशन मतलब क्या होता है साथी, एक प्रकार का याचिका होता है, इसके मान भी प्रार्थना ही होता है। याचिका एक प्रकार क्या होता है, प्रार्थना होता है। लेकिन कमांड मतलब क्या होता है साथी, आप सभी को पता होगा, कमांड होता है, आदेश करना, आज्ञा होता है। तो बीसीच का एंटोनिम क्या हो साथी, कमांड हो जाएगा। तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे, ध्यान देंगे आप लोग। ओके दोस्त
चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 39 क्या दिया है। अ थिंग विच हैपन्स एवरी 2 ईयर्स। वन वर्ड में आपको बताना है अ थिंग विच हैपन्स एवरी 2 ईयर। इसका मतलब क्या बोल सके, एक चीज़ जो हर 2 साल में होती है। एक कोई चीज़ है जो कि हर 2 साल में क्या हो जाती है। तो सेंचुरी मतलब आपका शताब्दी होता है। एनुअल कोई बता सकता है एनुअल मतलब क्या, वार्षिक होता है साथी। और बाइनियल मतलब द्विवार्षिक होता है। बिल्कुल सही, तो यहाँ पे बाइनियल हो जाएगा क्योंकि 2 वर्ष का पूछा है। तो बाइनियल मंथली मतलब द्विमासिक हो जाएगा, यानी 2 महीना वाला हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमसे एवरी 2 ईयर्स का पूछा है तो बाइनियल हो जाएगा। तो 39 का मेरे भाई क्या हो जाएगा, यहाँ से सी ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके साथी, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 40 क्या दिया है दोस्त। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 40। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। तो साथी यहाँ से आपसे क्या पूछा, ईडियम पूछा है। जैसे कि टू कीप वंस टेम्पर, इसका मतलब क्या है साथी, मतलब कि अपना आपा न खोना है। जैसे कि कोई आप देखेंगे कि इसका मतलब यह है कि साथी किसी उकसावे के कारण क्रोधित या परेशान होने से बचना और अच्छे मूड में रहना है। कोई बोल देता है ना, कोई उकसा देता है हमें, तो कोई मतलब कि कोई चीज़ में क्या होता है, लड़ जाता है, किसी से झगड़ लेता है, किसी के कहने पर वो क्या होता है बहुत उलझ जाता है दूसरे, तो उसको क्या बोलते हैं, टू कीप्स वन टेम्पर। इसका मतलब साथी अपना आपा न खोना है, या इसका मतलब यह है कि किसी उकसावे के कारण क्रोधित या परेशान होने से बचना और अच्छे मूड में रहना। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, तो साथी टू रिमेन काम रहेगा, शांत रहना हो जाएगा। तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके साथी, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 41 क्या दिया है। सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो साथी आपको यहाँ से कम 4 क्वेश्चन आपके पेपर में इस तरह से रहेंगे। जैसे कि कोई सेंटेंस दिया रहेगा, एक अंडरलाइंड वर्ड रहेगा, या तो आपसे सिनोनिम्स पूछ देगा, या तो एंटोनिम्स पूछ देगा, या तो साथी उसको रॉन्ग रहेगा उसको सही करना रहेगा, या इनकरेक्ट रहेगा उसको करेक्ट। जैसे इसमें देखिए करेक्ट स्पेलिंग पूछा, जैसे प्रोफाउंड। प्रोफाउंड का मतलब क्या होता है दोस्तों, बहुत गहरा, गंभीर, अगाध। तो इसका स्पेलिंग देखिए रॉन्ग है, तो इसको स्पेलिंग याद रखिए क्या होता है, PROFOUND होता है, प्रोफाउंड होता है साथियों। यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यदि साथियों आपको प्रोफाउंड का मतलब किसी कोई दिया रहेगा स्पेलिंग नहीं मिल रहा है, तो आप पूरा सेंटेंस पढ़ लेंगे तो भी आपको आ जाएगी। जैसे कि टुडे लेक्चर हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट एंड माई फ्रेंड, जैसे कि आज का लेक्चर मेरे फ्रेंड पे बहुत क्या हुआ, गंभीर असर पड़ा है। तो इस तरह से भी आप क्या कर सकते हैं, राइट ऑप्शन देख सकते हैं साथी। 41 का डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 42 क्या दिया है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। ईडियम मतलब मुहावरा होता है। टू गेट कोल्ड कॉफ़ी मतलब साथी ठंडी कॉफ़ी मिलना। जैसे कि कोई चीज़ होता है ना कि बहुत भयभीत चीज़ से बने होती है, कोई गर्म चीज़ से बनी होती है, तो इसको क्या बोलते हैं साथी, टू गेट कोल्ड कॉफ़ी, ठंडी कॉफ़ी मिलना या कॉफ़ी। तो क्या हो जाएगा साथी, टू बी अफ्रेड हो जाएगा साथी। क्या हो जाएगा, टू बी अफ्रेड हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग का, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 43 क्या दिया है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। देखिए अंडरलाइंड वर्ड पूछा अमेजिंग। अमेजिंग मतलब क्या होता है, आप देखते हो बहुत अद्भुत। उसके लिए आपको क्या बताना, एंटोनिम बताना। ऑर्डिनरी मतलब क्या होता है, साधारण होता है। कॉलरी का मतलब क्या होता है साथी, आप बोल सकते कोयले की खान होता है। और एडवर्सरी का मतलब जैसे कि कोई विरोधी होता है ना, प्रतिद्वंदी होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, एडवर्सरी। तो हमसे अमेजिंग का पूछा। अमेजिंग मतलब बहुत ही अद्भुत होता है कोई चीज़, तो उसके लिए हम एंटोनिम क्या बोल सकते हैं, साधारण बोल सकते हैं ना। तो साधारण किस माने होता है, ऑर्डिनरी माने होता है। तो ऑप्शन है क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ध्यान देंगे आप लोग। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 44 क्या दिया साथी। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। देखिए फिर से आपसे सिनोनिम्स पूछा, यानी पर्यायवाची पूछ रहा है साथी। इलिगेंट, इलिगेंट का मतलब क्या होता है, मतलब कि बहुत ही सुंदर होता है साथी, या आप बोल सकते हैं बहुत ललित एक प्रकार का, या तो सुरुचिपूर्ण बोल सकते हैं। तो माइटी मतलब क्या होता है, ताकतवर होता है। ग्रेसफुल मतलब सुंदर होता है, बिल्कुल ये हो सकता है। उगली मतलब आपका एक बहुत कुरूप यानी बुरा व्यक्ति। टाल मतलब लंबा होता है, लेकिन यहाँ पे हमें तो सिनोनिम्स बताना है जो कि बिल्कुल सेम मीनिंग बताना रहता है। जैसे एलिगेंट मतलब सुंदर होता है, तो ग्रेसफुल माने भी सुंदर होता है। तो बी ऑप्शन से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 45 क्या दिया है।
सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। देखिए फिर से सिनोनिम्स आया। डिज़ाइन, डिजाइन मतलब आप कोई रचना होता है, निर्माण होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, डिजाइन बोलते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, फैब्रिकेट मतलब क्या होता है, निर्माण होता है। डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट करना है। इंस्पेक्ट मतलब निरीक्षण करना है। कॉपी मतलब एक दूसरा करना है। तो सर डिजाइन का मतलब क्या हो जाएगा आपका, याद रखिए फैब्रिकेट ही हो जाएगा। डिजाइन मतलब निर्माण करना है, तो फैब्रिकेट मतलब भी क्या होता है, निर्माण करना है। डिजाइन मतलब रचना भी होता है। डी ऑप्शन सॉरी क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से फैब्रिकेट हो जाएगा। ऑप्शन ए साथ ही क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 46 क्या दिया है, चूज द वर्ड विच इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। इंसीमीडिएट, आपको बिल्कुल नियरेस्ट मीनिंग बताना है। इंसीमीडिएट का मतलब क्या होता है पहले समझिए। जैसे कि इंसीमीडिएट मतलब होता है धमकाना साथी। क्या होता है मेरे भाई, धमकाना होता है। तो अब बताइए इसका बिल्कुल पास वाला। मिसलीड मतलब क्या होता है, गुमराह कर दिया जाता है, मतलब भटका देना होता है। मिसप्लेस मतलब गुम होना, कोई चीज़ को बोल सकते हैं। या आपका फ्राइटन मतलब डराना, भयभीत करना है, तो साथ ही फ्राइटन का हो सकता है। बिल्कुल धमकाना यानी किसी चीज़ को डरा देना, भयभीत कर देना, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ से फ्राइटन हो जाएगा। इंसीमीडिएट का बिल्कुल नियरेस्ट मीनिंग। और डीमोरलाइज मतलब साथ ही नैतिक करना है, तो यहाँ से सी को हम लोग क्या कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 47 क्या दिया है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडीएम। फिर से देखिए ईडीएम आया आपके पेपर में, टू हिट बिलो द बेल्ट मतलब कि बेल्ट के नीचे मारना है, यानी साथ ही किसी चीज़ को मतलब कि किसी को अपमान या जनक अनुचित बातें कहना है। आप किसी चीज़ को मतलब कि गुस्से में किसी को या भला बुरा बोल देते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, टू हिट बिलो द बेल्ट, यानी बेल्ट के नीचे मारना है, किसी को अपमानजनक या अनुचित बातें कहना है, तो इसको क्या बोलते हैं, टू हिट बिलो द बेल्ट। तो इसका क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन, तो साथ ही याद रखिएगा टू स्ट्राइक अनफेयरली हो जाएगा। अनुचित तरीके से क्या करना है, प्रहार करना है, या अनुचित तरीके से किसी से बातें करना है, तो टू स्ट्राइक अनफेयरली हो जाएगा। सी ऑप्शन मेरे भाई यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करूँगे दोस्तों एकदम आराम से हर एक क्वेश्चन आपको हम समझा रहे भाई, समझ में आ रहे होंगे। क्योंकि देखिए हम लोग का केवल एक ही टारगेट है इस बार एमटीएस में सिलेक्शन लेना, इसलिए हम आपको डेली की डेली क्लास प्रोवाइड करते हैं। चैनल पे नहीं तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथी। देखिए सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो इनमें से इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड वही बताइए आप लोग। बिजनेस बिल्कुल राइट है। टॉलरेंट, यहाँ पे टॉलरेंट मतलब क्या होता है, सहिष्णुता यानी सहनशील व्यक्ति। तो लेकिन टॉलरेंट का स्पेलिंग हमेशा याद रखिए TOLE तो होता है, लेकिन RANT होता है भाई। आपके पेपर में याद रखिए जो या तो इनकरेक्ट स्पेलिंग हो या मिस स्पेल हो, हमेशा केवल एक एक वर्ड से ध्यान देंगे। केवल इसमें एक वर्ड ही ऐसा रहेगा जो कि या तो वहाँ से वो सही हो जाएगा या तो रॉन्ग हो जाएगा। जैसे देखिए टॉलरेट में यहाँ से ई दे रखे, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ए होता है मेरे भाई, याद रखिए। सील्ड मतलब क्या होता है, तो मतलब कि कवच यानी जो रक्षा करने वाला भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, सील्ड बोलते हैं। और सील्डम मतलब क्या होता है, कभी कभी कदाचित बोला जाता है। तो यहाँ से टॉलरेंट हम लोग क्या है, इनकरेक्ट है, जो कि इसका स्पेलिंग ये है आपका, जो कि सहनशील बोलते हैं, सहिष्णुता बोलते हैं। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 49 क्या दिया है, पिक आउट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड। तो साथ ही इनमें से आपको क्या करना है, स्टेट ऑफ रिकरिंग अगेन एंड अगेन। तो साथ ही यहाँ से क्या है, पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड, क्या हो जाएगा, जनरली आपका भाई ये इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। जो स्टेट ऑफ रिकरिंग अगेन एंड अगेन का मतलब क्या है, बार बार आने की स्थिति। तो साथी जो आपका ये दिया है ना, स्टेट ऑफ रिकरिंग अगेन एंड अगेन, इस सवाल का ये साथी मतलब प्रश्न नहीं है, याद रखिएगा। इस सवाल का ये प्रश्न है, केवल देखिए प्रश्न आप पढ़िए, पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड। ये आपको 4 ऑप्शन केवल इसमें से देखना है। तो देखिए जनरली आपका बिल्कुल करेक्ट है, क्या साथी आपका जनरली देखिए बिल्कुल राइट है। तो 49 का साथ ए ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा। इसको आप ध्यान नहीं देंगे, स्टेट ऑफ रिकरिंग अगेन एंड अगेन, इसका मतलब क्या होता है, बार बार आने की स्थिति, जिसे आवर्ती आप लोग बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 50। अब देखिए साथी ये जो था ना, चूज द क्लोजेस्ट मीनिंग, अब इसका मतलब क्या है साथी, इसका मीनिंग यही आपको बताना है। स्टेट ऑफ रिकरिंग अगेन एंड अगेन, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, जो कि स्टेट ऑफ रिकरिंग अगेन एंड अगेन का हमने आपको बताया ना कि बार बार आने की स्थिति में। अब इसको साथ ही आपको अब इसका जो बार बार आने की स्थिति में, इसको बिल्कुल ऑप्शन के हिसाब से बताना है। तो बताइए सिंक्रोनाइज हो जाएगा, साथ साथ होना। पेरेनियल मतलब कि बारहमासी होता है, या तो चिरस्थाई बोल सकते हैं, क्रोनोलॉजी बोल सकते हैं, या तो कालक्रम जिसे होता है।
तो बताइए, जो बार बार आने की स्थिति और क्रोनोलॉजिकल मतलब कालक्रमबद्ध होता है, तो साथ ही पेरेनियल हो जाएगा यहाँ से। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ से, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो साथ ही इस तरह से आपका टोटल 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। जिनका भी एग्जाम आने वाले शिफ्ट में, तो साथ ही ये सेशन उनके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है, वो ध्यान से देखेंगे कि क्वेश्चन याद कीजिएगा। ओके दोस्त, तो आप सभी का इन 50 क्वेश्चन यानी 50 × 30 करेंगे तो 150 नंबर का टेस्ट में से आपका कितना स्कोर बना, ये जरूर आप बताइए हमें। चलिए सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में बताएंगे अपना अपना स्कोर, आप सभी कितना स्कोर बना। ओके दोस्त, सो चलिए दोस्त, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे। और सेशन कैसा लगा एक बार फीडबैक जरूर दीजिएगा, और आपका एग्जाम कब ऐसा तो ये बार जरूर बताइएगा, क्योंकि वैसा ही हमें आपके लिए प्रिपेयर करना है एग्जाम के लिए। ओके दोस्त, तो चलिए मिलते हैं साथियों शाम को 6:30 बजे एक नए सेशन के साथ। सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।